आज सबसे पहले तो मैं अपने मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री सावरमल सर, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बड़कुही मध्य प्रदेश और नासिक संकुल के विभिन्न विद्यालयों के सभी सम्मानित प्राचार्यों, सभी सम्मानित उप प्राचार्यों, मुख्य अध्यापकों और हमारे सभी विद्वान शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ अपराह्न सभी को। और इसी के साथ सर की परमिशन मिल चुकी है, जो हमारा प्रोग्राम है वेबिनार है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसमें जो हमारा टॉपिक मिला है अभी आदरणीय प्राचार्य ओलाव सर ने बताया कि इनोवेशन, नवाचार। तो नवाचार एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम किसी भी संस्था में हैं, कहीं भी हैं, अगर हम नवाचार न करें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये नवाचार हमारे अंदर ऑलरेडी है, इनबिल्ड है हर इंसान के अंदर। इवन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो तो बताते हैं जानवरों के अंदर भी नवाचार की क्षमता होती है। तो हमारे अंदर तो नवाचार बहुत भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। जरूरत है तो अपनी इच्छा शक्ति को लागू करना और नवाचार के लिए आगे बढ़ना। और नवाचार टोटली जो मैं समझ रहा हूं हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। अगर हमारी इच्छा शक्ति है तो हम नवाचार कर सकते हैं। और नवाचार की डिटेल जानकारी, बहुत सारी बातें इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं मुख्य अतिथि सर से परमिशन चाहूंगा कि मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर सकूं। सर करिए सर, कर दीजिए स्क्रीन थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हम बात करने वाले हैं नवाचार की। ये नवाचार, क्योंकि हम लोग स्कूलों से जुड़े हुए हैं, एक शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, तो हमारा मेन जो मकसद होगा वो होगा हमारे स्कूलों में नवाचार। हमारे स्कूलों में जब नवाचार का कल्चर है वो हम कैसे यहाँ पे इस पे आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे बच्चों की जो शिक्षा है, हमारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, दोनों के लिए सुगम हो सके। और इस वेबिनार में सभी का स्वागत करते हैं। और कुछ बातें जो आज हम डिस्कस करेंगे, चूंकि विषय ये बहुत बड़ा था, इसलिए कुछ पॉइंट्स मैं लेके आया हूं, डिस्कस करूंगा। और इसके बाद कुछ जो पॉइंट्स होंगे वो आदरणीय उपाचार्य श्रीमती अंजू कृष्णानी मैडम यहाँ पे लेके आएंगी। तो जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ उनमें से ये कुछ हैं। हम सबसे पहले बताएंगे इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन क्यों जरूरी है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, कल्चर ऑफ इनोवेशन क्या है। ये तमाम चीजें एक एक करके हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का सहयोग हमारे साथ रहेगा, जिससे कि मैं अपनी बात को अच्छे से रख सकूं। इसमें से सबसे पहला पॉइंट हमारा है, व्हाट इज इनोवेशन। इनोवेशन होता क्या है। इनोवेशन की यहाँ जो एक हमने छोटी सी कंप्रेस करके डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर इसको हम पढ़ें तो इट इज nothing but it is something new. It is something new and useful idea, methods, techniques, practices are different way of looking. ये इनोवेशन क्या है, किसी चीज को एक दूसरे तरीके से देखने का नजरिया है हमारा। एक नया यूजफुल कोई आइडिया है, कोई मेथड है, कोई टेक्निक है, कुछ नया करने का, कुछ नया इंट्रोड्यूस करने का एक आइडिया है। और ये हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं,
उन पे ही हम अप्लाई करते हैं, न्यू आइडिया, उनमें ही कोई नई चीजें लाते हैं, उनमें ही कोई नई टेक्निक यूज करते हैं, और उन्हीं में जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने का कोई नया तरीका ढूंढते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? इट इज टोटली टू गेट इम्प्रूव्ड आउटकम्स आर फंक्शनिंग। जो भी हमारी फंक्शनिंग है, जो हमारा आउटकम्स है, उसको इम्प्रूव करने के लिए एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में हम कुछ नई बातें, कुछ नए आइडियाज और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कुछ नया एक नजरिया लेके आते हैं। इसी को बोलते हैं इनोवेशन। सो इनोवेशन इज नथिंग बट इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ something new and useful idea, methods, techniques, practices, or different way of looking at an existing resources or practices to get improved outcomes and functioning. तो मैं समझ रहा हूँ इनोवेशन का मतलब हम सभी लोग समझ गए होंगे कि इनोवेशन जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनमें ही हमें कुछ नया करके हमारे आउटपुट को, जो हमारा आउटकम है, उसको बढ़ाना है, हमारी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हम स्कूल में हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वही हमारे बच्चे हैं, वही हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही हमारे टीचर्स हैं, पूरी टीम हमारी वही है, लेकिन जो आउटकम है उसको इम्प्रूव करना है। इस आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए जो जो नई चीजें हम करते हैं, जो भी मेथड्स, टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, जो आउटकम है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी तरीके लाते हैं, वो सारा क्या है? इनोवेशन। तो मैं समझ रहा हूँ इनोवेशन हम लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं व्हाई इनोवेशन। इनोवेशन क्यों जरूरी है, यहाँ पे हमने एक कंसाइज रूप में लिखने की कोशिश की है, लेकिन इनोवेशन कब जरूरी होता है? सपोज मैं एक एग्जांपल लेके बताना चाहूंगा कि एक टीचर है, एक टीचर कोई मिस्टर ए हैं और उन्हें विषय का नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है सब्जेक्ट में, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, कम्युनिकेशन स्किल बेकार है, अच्छी नहीं है, उनको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है, जबकि उनका विषय का नॉलेज, विषय का ज्ञान बहुत ही अच्छा है। तो जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, जबकि उनको सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है और कम्युनिकेशन स्किल उनकी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए बच्चे उनसे खुश नहीं। एक कोई दूसरे टीचर है मिस्टर बी, उनकी प्रॉब्लम है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छी है, किसी भी विषय पर कभी भी वो बड़े अच्छे से बात कर लेते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो उनका नॉलेज का इशू, उनका जो विषय का नॉलेज है वो थोड़ा कम है। तो भी जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे खुश नहीं होते हैं। उसके बाद किसी का माइक ऑन लग रहा है, प्लीज अगर ऐसा है तो बंद कर लीजिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं है, इको आ रहा है। तो जो इनोवेशन की जरूरत की, मैं दो टीचर की बात कर रहा था, एक टीचर जिसके पास नॉलेज बहुत है और कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, दूसरा टीचर जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा नहीं है, उनसे भी बच्चे परेशान नहीं होते हैं, उनसे भी बच्चे खुश नहीं होते हैं, टीचर परेशान रहता है कि हमारे बच्चे हमसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे। इन दोनों ही केस में टीचर के पास नॉलेज है तो कम्युनिकेशन नहीं है, तो टीचर को मालूम है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। दूसरा टीचर है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है लेकिन उसका सब्जेक्ट नॉलेज का प्रॉब्लम है, वहां टीचर को मालूम है। क्या इसमें किसी इनोवेशन की जरूरत है? जहां तक मुझे लग रहा है इसमें किसी इनोवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पिक्चर है वो क्लियर है। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधार लें, बच्चे खुश हो जाएंगे। दूसरा, जिसका सब्जेक्ट नॉलेज थोड़ी प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट नॉलेज अपना इंप्रूव करें, बच्चे खुश हो जाएंगे। यहाँ पे इनोवेशन की जरूरत नहीं है। फिर स्कूल में एक टीचर के लिए इनोवेशन की कहाँ जरूरत है? एक मिस्टर सी हैं, उनके सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, फिर भी जब वो क्लास में पढ़ाते हैं
तो बच्चे सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए वो टीचर परेशान रहता है कि हमारे बच्चे हमारे पढ़ाने से खुश नहीं। अब वो टीचर क्या करेगा? उसका नॉलेज भी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है। अब ऐसे में उस टीचर को इनोवेशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इनोवेशन के प्रोसेस हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल इनोवेशन बोल के आगे बढ़ेंगे। तो इनोवेशन की वहां पे जरूरत होगी, उस टीचर को सोचना पड़ेगा, उसको विचार करना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, और उन्हें कई सारे एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ सकते हैं। कहाँ? उनकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, एजुकेशनल पेडागॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उस पे इनको विचार करना पड़ेगा। जो एजुकेशनल पेडागॉजी है उस पे इनको सोचना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि उनका जो ज्ञान है, सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। लेकिन बच्चे को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो बच्चे को जिस तरीके से देना है, उस ज्ञान को ट्रांसफर करना है, वो हमारे पास नहीं है। उसके लिए उन्हें इनोवेशन करना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ सकते हैं। जब तक कि बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, एक आइडिया निकालना पड़ेगा उन्हें, और इसमें बहुत सारी चीजें उनको करनी पड़ेंगी। उनका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, एक लंबा प्रोसेस होगा। इन सब के बाद एक रिजल्ट उन्हें मिलेगा, जिससे कि उनका नॉलेज और उनकी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी और उनके पढ़ाने से बच्चे सेटिस्फाई होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें इनोवेशन की जरूरत पड़ती है। और एक एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो उसके बाद हम शॉर्टकट में बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन जो नवाचार है, इसके मेन तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है? इसमें से कुछ बातें यहाँ सामने दिख रही हैं। प्रॉब्लम एंड इंस्पिरेशन। हमारे पास प्रॉब्लम आती जैसे अभी हम 3 टीचर का एग्जांपल ले रहे थे, उसमें जो 2 टीचर की कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं थी, वो क्लियर प्रॉब्लम थी, उसके लिए इनोवेशन की जरूरत नहीं थी, उन्हें मालूम था क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो तीसरा टीचर की हमने बात किया, सब कुछ वो ठीक दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है उनके साथ कि बच्चे खुश नहीं हो रहे हैं, या उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो सही नहीं है। अब जो प्रॉब्लम उनके सामने आई है, तो इनोवेशन करने के लिए उनको इंस्पिरेशन की जरूरत होगी। उन्हीं की जैसे क्वालिफाइड टीचर हैं, उन्हीं के जैसे एरिया के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो उनको देख के वो इंस्पायर होंगे और इनोवेशन की तरफ अग्रसर होंगे। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए और कहीं ना कहीं से हमें इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, जिससे कि हम एक अपने अंदर इंटरनल मोटिवेशन लाएं और इनोवेशन की तरफ अग्रसर हों। अब हमने सोच लिया है कि हमें अपनी प्रॉब्लम को दूर करना है, कुछ इनोवेशन करना है, कुछ नवाचार लाना है। जो हमारे मेथड से पहले के वो पुराने हो चुके हैं, तो उन्हें सोचना पड़ेगा, थिंकिंग की जरूरत होगी। थिंकिंग के बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में बात करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग और थिंकिंग ये सब क्या है, अभी तो फिलहाल समझ लेना है कितना है कि हमें विचार करना है, सोचना है, चिंतन करना है। उसके बाद जब हम सोचेंगे तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ आइडिया आएगा। जो आइडिया हमारे अंदर आएगा, वो आइडिया ही हमारे काम का होगा, जो नवाचार की तरफ ले जाएगा। ये आइडिया जब हमारे अंदर आएगा, जब भी हम कुछ सोच रहे होंगे, आइडिया हमें मिलेगा, उसको नवाचार की तरफ ले जाने के लिए क्या करना होगा? जो हम सोच रहे हैं, एक्चुअल में सोचना है क्या? ये जो हमारा माइंड है, इसका एक एक्शन है। कुछ भी किसी भी चीज के बारे में हम एक्शन लेते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव जोड़ते हैं, विकल्प जोड़ते हैं, उसमें से जो हमें अच्छा लगता है उसको हम आइडिया बोल देते हैं कि हमारे पास एक आइडिया आया। ये आइडिया क्या है? एक्शन ऑफ यूजिंग माइंड। हम अपने माइंड का यूज कर रहे हैं, यही है। उसके बाद जब हम सोचते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो एक आइडिया होता है। वो आइडिया क्या है? आइडिया एक प्लान है, थॉट है, सजेशन है। आइडिया के बारे में भी हम डिटेल में बातें करेंगे नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में। उसके बाद जब हम आइडिया लगाएंगे, आइडिया हमें मिल गया, तो हमारे पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी होता क्या है? इट इज जस्ट एन एबिलिटी टू मेक और प्रोड्यूस न्यू थिंग्स यूजिंग स्किल और इमेजिनेशन। जो हमारी स्किल है उसका यूज करके नई चीज का सृजन करना है।
ये क्रिएटिविटी हम सबके अंदर होती है, कई बार हम लोग उसका यूज करते हैं और कई बार नहीं करते। अगर हमारी इच्छा शक्ति हमारे अंदर जगी हुई है तो हम इस क्रिएटिविटी का यूज करते हैं। सबके अंदर क्रिएटिविटी होती है, हर बच्चे के अंदर होती है, हर इंसान के अंदर होती है। अगर हम सोचेंगे, हमें आइडिया मिलेगा, तो हम एक अपना जो स्किल है, अपनी जो इमेजिनेशन है, उससे हम नई चीजों का सृजन करेंगे। तो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है इनोवेशन के लिए, अदरवाइज उसके आगे नेक्स्ट स्टेप हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद है इमेजिनेशन एंड हाइपोथेसिस। इमेजिनेशन और हाइपोथेसिस दोनों थोड़ा अलग चीजें हैं। अगर हम बात करें इमेजिनेशन की, तो इमेजिनेशन इज पावर, आवर ब्रेन बूस्टर। हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग है, एक पावरफुल बूस्टर का काम करता है इमेजिनेशन। अगर हम इमेजिन करना छोड़ दें तो हमारा दिमाग किसी काम का नहीं है। ऑलमोस्ट हर चीज हम इमेजिनेशन से करते हैं, और ये जो इमेजिनेशन है एक ऐसा सीन है जो हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, उसको सॉल्व करने से पहले डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कोई चीज इमेजिन करते हैं, और फिर जब हम इमेजिन कर लेते हैं तो यही इमेजिनेशन हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सीन क्रिएट कर देता है, और उस सीन की हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इमेजिनेशन जो होता है एक पावर बूस्टर का काम करता है। इट इज पावरफुल ब्रेन बूस्टर। और हाइपोथेसिस की बात करें तो ये एक आइडिया है, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। इट इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन, और ये रियल में होता नहीं है। हम इमेजिनेशन से थोड़ा ये अलग होता है। हाइपोथेटिकल चीजें हम इनको मान लेते हैं। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो प्राकल्पना बोलते हैं। हमारी कल्पना से भी थोड़ा बाहर होता है। ऐसी चीजें हम मान लेते हैं और उनके बेस पर हम अपनी थिंकिंग, आइडिया, क्रिएटिविटी करते हैं, और इसका जो रिजल्ट मिलता है वो एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में मिलता है। और फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बात कर लेते हैं। ये हाइपोथेसिस में एक्चुअली हम जाएंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। कई तरह के हाइपोथेसिस होती हैं रिसर्च के लिए, तो उस पर अभी हम डिटेल में लगता है हमें नहीं जाना चाहिए। इसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी जो हम इमेजिन किए थे, हाइपोथेसिस सामने रखे थे, उनके बेस पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट मिले, कुछ आइडियाज मिले, जानकारी मिली, उसको हमें अब डेवलप करना है। जो हमारी अवधारणा थी उसको विकसित करना है। विकसित करने के लिए इनोवेशन में जब तक हम कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डेवलप कर लेते हैं। फिर इसको डेवलप करने के लिए हमें आज की डेट में टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होती है, और ये तमाम चीजें जब हम कर लेते हैं तो एक हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको हम रिसर्च बोल सकते हैं, या इनोवेशन भी बोल सकते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस से आ जाता है, जो हमने इमेजिन किया था उससे हमें एक इनोवेशन मिल जाता है, और हम उसी इनोवेशन की खोज में चले हैं। तो ये सब करने के बाद हमें एक रिसर्च मिलेगी। और ये रिसर्च और इनोवेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं बताऊं तो प्रोसेस ऑफ इनोवेशन इज रिसर्च। जो इनोवेशन का प्रोसेस है, शुरू से लास्ट तक आ रहे हैं, इसी को रिसर्च बोलते हैं। या फिर कोई रिसर्च है, रिसर्च हम कर रहे हैं, रिसर्च का जो फाइनल आउटकम है, फाइनल रिजल्ट है, उसको इनोवेशन बोलते हैं। मतलब फाइनल रिजल्ट ऑफ रिसर्च इज इनोवेशन एंड प्रोसेस ऑफ इनोवेशन इज रिसर्च। तो इनोवेशन की तरफ जाने के लिए इन सारे एलिमेंट्स पे हमें फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। और बीइंग अ टीचर, और हम एक स्कूल के टीम में है, विद्यालय के टीम में है, तो वहां पे हमें इसकी सख्त जरूरत है, और इन बातों को हमें अच्छे से समझ के आगे फिर चलना चाहिए। इसके बाद बात आती है कल्चर ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन में समझ रहा हूं हमें समझ में आ गया है, और उसके एलिमेंट्स क्या हैं मोटे तौर पर वो भी समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं कि कल्चर ऑफ इनोवेशन, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है आज का यही है, कल्चर ऑफ इनोवेशन इन आवर स्कूल्स।
कल्चर मतलब एक संस्कृति, इनोवेशन, नवाचार, नवाचार की संस्कृति। हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में जहाँ पे हम पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां पे एक नवाचार की संस्कृति का माहौल बनाना होगा, संस्कृति बनानी होगी, जिससे कि हर तरफ इनोवेशन ही इनोवेशन का माहौल हो। तो कल्चर ऑफ इनोवेशन अगर हम नाम से देखें तो इसकी डेफिनेशन पर आए तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि जो कल्चर ऑफ इनोवेशन है एक एनवायरमेंट है। किस लिए एनवायरमेंट? जिस सिस्टम में हम हैं वहां के लिए एनवायरमेंट। अगर हम स्कूल में हैं तो स्कूल में हमें क्या प्रोडक्शन चाहिए? हमें अच्छी एजुकेशन बच्चों को देनी है, अच्छा रिजल्ट देना है, अच्छे बच्चों को संस्कार देने हैं। वो सारी चीजें हमारे कल्चर ऑफ इनोवेशन में स्कूल में इस तरह इन चीजों को देखेंगे। अगर किसी हम फर्म में चले जाएं, फैक्ट्री में चले जाएं, जहाँ किसी सामान का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहां पे कल्चर ऑफ इनोवेशन होगा कि वहां पे जो प्रोडक्शन है उसको अच्छे से अच्छे कैसे बनाएं। उसके लिए कुछ नवाचार सोचना, उन्हें नई बातें सोचनी है, कुछ प्रोडक्शन को कम खर्चे में अच्छा बनाना है, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है। ये सारी चीजें वहां पे फॉर्म में लोग सोचेंगे। हमें स्कूल के हिसाब से अगर सोचना है तो यही कहेंगे हम कि कल्चर ऑफ इनोवेशन इज एन एनवायरनमेंट, एक वातावरण है और वो हमारे स्कूल में होना चाहिए। और हम इसकी प्रॉपर बात कर लेते हैं। कल्चर ऑफ इनोवेशन इज एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन to cultivate in order to nurture new ideas, creative thinking on existing resources। जो हम इनोवेशन की बात कर रहे थे, इनोवेशन के डेफिनेशन में भी हमने यही सब बातें किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनोवेशन में हमने बताया था कि ये चीजें हम लेके आते हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर लागू करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या एक इन्वायरमेंट ही ऐसा होना चाहिए, हर कोई यही सोचे। तो इनोवेशन के साथ साथ अगर हम एक संस्कृति बना ले, कल्चर डेवलप कर लें इनोवेशन के साथ साथ, तो उसको हम बोलेंगे कल्चर ऑफ इनोवेशन। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इनोवेशन प्लस कल्चर इक्वल टू कल्चर ऑफ इनोवेशन। तो मैं समझ रहा हूँ हम सभी समझ गए होंगे कल्चर ऑफ इनोवेशन क्या होता है। कल्चर ऑफ इनोवेशन एक एनवायरनमेंट है जो सपोर्ट करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, या कोई फर्म हो, कोई भी संस्था हो, उसको वहां पे उसको सपोर्ट करने का एक एनवायरनमेंट होता है जो नई चीजें लेके आता है, जो उसके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन पे काम करता है, और इन सब का एक ही टारगेट होता है, फॉर इम्प्रूव्ड आउटपुट्स। जो आउटपुट्स हैं, आउटकम्स हैं, जो फंक्शनिंग है सिस्टम की, उसको सुधारना है। और ये कल्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर हम बात करें यहाँ इनोवेशन में, तो एक चीज है कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इफ any system, institution or organization that do not innovate or do not feel the need of innovation, अगर कोई संस्था है, कोई भी सिस्टम है, अगर वो इनोवेशन नहीं करता है, इनोवेशन को जरूरी नहीं समझता है, तो वो धीरे धीरे डिकेइंग उसका शुरू हो जाएगा, उसका पतन शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो सिस्टम समाप्त हो जाएगा। तो ये इस बात का किसी भी संस्था को ध्यान देना चाहिए, केवल संस्था ही नहीं, हमें पर्सनल लेवल पे भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि समय के साथ साथ हमें अपने अंदर नवाचार लाना है। अदरवाइज अगर हम सोच रहे हैं कि हमें इनोवेशन की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ इनोवेशन टू मी, तो हम धीरे धीरे डिकेइंग की तरफ जाएंगे और अल्टीमेटली वी विल डाई, खत्म हो जाएंगे। अगर हम नवाचार से दोस्ती नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। और बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, अगर हम एजुकेशन सिस्टम में इस तरह का कल्चर डेवलप नहीं करते हैं, तो हमें यकीन के साथ ये समझना चाहिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर कल्चर ऑफ इनोवेशन डेवलप नहीं हुआ, नवाचार की तरफ हम, हमारे टीचर्स, हमारे टीम के सभी लोग नहीं सोच रहे हैं, तो वो संस्था निश्चित रूप से
एक दिन समाप्त हो जाएगी, उसका नाम मिट जाएगा। तो इवन हम अपनी बात भी करें, हम अगर कुछ डेली नया नहीं सोचेंगे, आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में कुछ नयापन नहीं सोचेंगे, स्टिक हो जाएंगे कि हमें जितना पहले था उसी पे हम रुके रहेंगे, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आप खुद देखिए, कोरोना जब सिचुएशन आई उससे पहले टीचर एक पीपीटी बनाने में परेशान होते थे, एक पीपीटी बना के प्रेजेंट करने में उन्हें परेशानी होती थी, कितना मुश्किल काम है, हल्ला मचता था। लेकिन आज कैसे? क्योंकि जब हमें सिचुएशन हमारे सामने आई तो हम इनोवेशन की तरफ गए, और इनोवेशन की तरफ गए और उसको हमने अडॉप्ट किया, और आज हम कितने कंफर्टेबली काम कर रहे हैं। तो जब इनोवेशन कब होता है, हमने पहले ही बताया था, एक प्रॉब्लम जब हमारे सामने आती है तो हम इनोवेशन की तरफ जाते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें कोई चीज आवश्यक होती है तो हम आविष्कार की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर आविष्कार की तरफ नहीं सोचेंगे, इनोवेटिव नहीं होंगे, तो हम वहीं अपना पतन शुरू कर देंगे और बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, चूंकि कल्चर ऑफ इनोवेशन इन स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो टीचर्स कैसे सपोर्ट करते हैं। द टीचर सपोर्ट टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन स्कूल। जो क्रिएटिविटी है, एक्चुअल में क्रिएटिविटी जो मेन पार्ट है इनोवेशन का, क्रिएटिविटी है। तो टीचर कैसे सपोर्ट कर सकती है? अपनी क्लास में वो पढ़ा रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं पढ़ाने की, कैसे कर सकते हैं अपने डेली के रूटीन में। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ हमने नोट किए हैं। हमें लग रहा है कि ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन स्कूल में डेली रूटीन के साथ किए जा सकते हैं, जैसे रोल मॉडलिंग विद क्रिएटिव हैबिट्स। अगर टीचर क्या होता है, स्टूडेंट का एक रोल मॉडल होता है, अगर उसकी हैबिट में क्रिएटिविटी है, टीचर खुद क्रिएटिव है, हर बात पर, हर सवाल पर, हर टॉपिक पर वो अपनी क्रिएटिविटी हैबिट दिखाता है, एक ट्रेड दिखाता है, तो अगर ऐसा ट्रेड, ऐसी हैबिट दिखा रहा है और टीचर रोल मॉडल है अपने स्टूडेंट्स का, तो कहीं ना कहीं ये हैबिट, क्रिएटिव हैबिट्स, इनोवेशन करने की हैबिट उनके स्टूडेंट में भी आ सकती है, आएगी, श्योर आएगी, आ सकती है, मैं गलत बोल रहा हूँ, जरूर आएगी। तो रोल मॉडलिंग विद क्रिएटिव हैबिट्स ट्रेड्स कैन इम्प्रूव द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है अप्रिशिएटिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन बोथ देयर ओन एंड दोज आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। ये जो भी बच्चा कोई सवाल पूछता है, या हम खुद बच्चों से सवाल पूछते हैं, चाहे वो सवाल टीचर का हो चाहे स्टूडेंट का हो, उसका जो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस की बात है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे खुद को भी क्रिएटिविटी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और बच्चे भी क्रिएटिव होंगे। तो इस पॉइंट पे हमें बार बार ध्यान देना है। जब भी हमारे सामने कोई बच्चा सवाल लेके आता है तो उसको, उसकी इंपॉर्टेंस को खत्म नहीं कर देना है। अरे नहीं, ये तो बोर्ड में आने लायक सवाल नहीं, ये तो आईआईटी लेवल का है, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। ये सब चीजें फिर उसकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की तरफ जाने से रोकेंगी। तो हमें अप्रिशिएट करना है जो भी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है किसी भी क्वेश्चन का, और केवल सब्जेक्टली क्वेश्चन नहीं, रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उनकी भी जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हम डेली रूटीन में कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सामने जो बच्चे हैं उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन में सपोर्ट मिल सके। तीसरी बात हम कर लेते हैं, ट्रीटिंग मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। जो भी हमसे गलती होती है उन्हें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी है, एंड इनकरेजिंग लर्नर्स टू टेक सेंसिबल रिस्क इन द क्लासरूम। और इसी पे मैं एक बात करना चाहूंगा, अगर हमने टीचर बनने का फैसला लिया है, एक एजुकेशन सिस्टम में आ गए हैं, तो हमें अपनी गलतियों से सीखने का जो है तरीका आना चाहिए। जब भी हमारे सामने हमसे या हमारे बच्चे से कोई गलती होती है तो वहां से भी हमें सीखना है। जो भी मिस्टेक्स होती हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, और सीखने की प्यास और भूख हमेशा रखनी है। अगर एक बार आपने हिम्मत कर लिया है और टीचर बन गए हैं तो आप जरूर एक बात करिए कि अपनी प्यास को मत बुझने दीजिए। किस चीज की प्यास?
सीखने की। जिस दिन आपने मीन्स जिस दिन किसी टीचर ने सीखना छोड़ दिया, चाहे वो अपने बच्चों से ही सीखे, अपनी क्लास में सीखे, अपनी गलतियों से सीखे, नई किताबें पढ़ के सीखे, नए वर्कशॉप में सीखे, कहीं से भी जिस दिन उसने सीखना छोड़ दिया उस दिन उसका पतन शुरू है। इसलिए अगर आपके अंदर मांझदा था, आपने एक टीचर बनने की ठानी और टीचर हो, तो अपनी प्यास, जो सीखने की प्यास है, सीखने की भूख है, उसे कभी मरने मत दीजिए, कभी तृप्त मत होने दीजिए। अगर आपकी भूख प्यास से तृप्ति मिल गई, सीखने की क्षमता खत्म हो गई, सीखने का जो आपका एक जुनून था वो खत्म हो गया, तो आप ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी तो भूल ही जाए। और जो हमने बोला था, अल्टीमेटली यू विल डाई, तो यू विल डाई फ्रॉम द सिस्टम, यू विल डाई, नॉट रियल में डाई की बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट है गिविंग लर्नर्स सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट देयर वर्क। जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तभी वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन की तरफ सोच पाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी तभी लगाएंगे। अगर हमने 20-25 क्वेश्चन की सीरीज दे दिया और बोला कल करके लाना है, तो बच्चा एनी हाउ उस काम को करके लाएगा, उस सवालों को सॉल्व करने में अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाएगा, उन पे सोचेगा नहीं, थिंकिंग नहीं करेगा, उसको कोई आइडिया अलग से नहीं आएगा, कोई क्रिएटिविटी नहीं लगाएगा, इनोवेशन तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसलिए जब किसी लर्नर को कुछ वर्क दे रहे हैं आप, तो उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट टाइम दीजिए, जिससे कि वो उस पर गहन चिंतन करके उस प्रॉब्लम को एक नए तरीके से देख के सॉल्व करे। और जो एक फिफ्थ पॉइंट हमने नोट किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कैफोल्डिंग टास्क केयरफुली टू प्रोवाइड द appropriate level of challenge। ये स्कैफोल्डिंग बहुत ही मतलब पॉजिटिव वर्ड है ये। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करना। हेल्प प्रोवाइड करने की बात है तो हेल्प हमें किसी बच्चे को कितनी प्रोवाइड करनी है, एक एप्रोप्रिएट लेवल तक ही हेल्प प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं कोई बच्चे को हमने कोई प्रॉब्लम दिया या कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया, तो ऐसा नहीं है कि हेल्प करने का मतलब उसका पूरा प्रोजेक्ट आप पूरा करवा दीजिए या उसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए। नहीं, इसके फोल्डिंग का मतलब यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इस बच्चे को मिनिमम कितनी हेल्प की जरूरत है, जिससे कि उस प्रॉब्लम के बारे में वो सोच सके, अपनी क्रिएटिविटी लगा सके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इसके फोल्डिंग इज हेल्प, मिनिमम हेल्प, so that the child can think onwards to solve the problem। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिससे कि टीचर डेली रूटीन में चलते चलते पढ़ाते पढ़ाते इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। इस तरह की अगर हैबिट टीचर में आ जाती है तो इसका बच्चों पे भी असर पड़ेगा और वो क्रिएटिव होंगे। क्रिएटिव तो ऑलरेडी है, वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कल्चर ऑफ इनोवेशन की हम बात कर रहे थे, कल्चर ऑफ इनोवेशन इन आवर स्कूल। एक्चुअल में हम कल्चर ऑफ इनोवेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा सारा फोकस स्कूल पे ही है। तो यहाँ भी एक थोड़ी सी बात है कि स्कूल में हम कैसे बच्चों के सामने ये कल्चर ऑफ इनोवेशन कैसे क्या होता है और कैसे करेंगे। इसमें एक यहाँ पे हमने डायग्राम सा बना रखा है। तो क्या चाहिए हमें, एक कल्चर ऑफ इनोवेशन स्कूल में बनाना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट स्कूल में बनाना है जिससे कि ये सारी चीजें हों। तो देख रहे हैं आप, शेयरिंग आइडियाज, बच्चों में एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बच्चे आपस में अपनी आइडियाज शेयर करें, कोलैबोरेशन करें, डिस्कशन करें, कम्युनिटी मतलब एक साथ रहें, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब जो मुश्किल चीजें हैं उनके बारे में भी अपना दिमाग लगाएं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। ये हमने जस्ट एक कुछ बातें लिखी हैं, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो स्कूल में कल्चर, इनोवेशन कल्चर को बनाने के लिए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जरूरी है। और इसकी अगर हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में बात करें तो कल्चर ऑफ इनोवेशन इन स्कूल इज अ कोलैबोरेटिव एक्शन। कोलैबोरेटिव एक्शन सब कुछ यही है, कोलैबोरेटिव एक्शन सब कुछ यही है। अगर ये हमें समझ में आ गया और ये हमारे बच्चे करने लगे
तो ये इनोवेशन, कल्चर ऑफ इनोवेशन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। कोलैबोरेटिव का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ मिलकर, सहभागिता के साथ। उस सहभागिता में बहुत सारी चीजें आती हैं, आइडिया का शेयरिंग होता है, इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होता है। ये सारी चीजें अगर हैं तो स्कूल में हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां पे बच्चे इनोवेट करेंगे। सो कल्चर ऑफ इनोवेशन इन स्कूल इज ए कोलैबोरेटिव एक्शन ऑन एन इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव आइडियाज पर कोलैबोरेटिव एक्शन लिया जाता है। जब भी हमारे सामने इनोवेटिव आइडिया आता है, और इनोवेटिव आइडिया सबको नहीं, किसी एक को मान लीजिए आया, किसी एक बच्चे मिस्टर ए को आया और उस आइडिया को उसने शेयर किया दूसरों के साथ, इंटरेक्शन हुआ दूसरों के साथ, उनके साथ डिस्कस किया और उस पर कोलैबोरेटिव फॉर्म में उन लोगों ने एक्शन लिया। सबने मिलके उस इनोवेटिव आइडिया पे काम किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। किस पर? फिर से हम वही बात करेंगे, जो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेज हैं, और किस लिए? टू इम्प्रूव द आउटकम। तो कल्चर ऑफ इनोवेशन इन आवर स्कूल इज नथिंग but it is only a collaborative action on an innovative idea and implementation। जो आइडिया आया है उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। कहां पे? on existing practices or resources for improved outcomes। तो हमारे स्कूल में इसकी सख्त जरूरत है, और बहुत सारे इस तरह की चीजें हमारा केवीएस कराता भी रहता है, सीबीएसई एनसीईआरटी से ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, और इस पर बहुत सारी चीजें फोकस की गई हैं हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। और जो सीबीएसई, केवीएस, एनसीईआरटी ये सब इन पे काम कर रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। अंजू मैडम बात करेंगी आगे हमारे डिस्कशन के बाद, तो वहां से हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो संस्था है वो भी इनोवेशन पर लगातार काम कर रही है। Who drives innovation culture in our school? हमारे स्कूल में इनोवेशन कल्चर, अब हमें समझ में आ चुका है कि इनोवेशन कल्चर क्या है। ये ड्राइव कौन करता है? क्यूरियोसिटी टू डू समथिंग न्यू। हर बंदा, हर बच्चा, हर टीचर क्यूरियस होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए कुछ नया करने के लिए। डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस। और हर बच्चे के अंदर या टीचर के अंदर चीजों को एक अलग तरीके से देखने का तरीका आना चाहिए। यही ड्राइव करता है इनोवेशन। क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसको बहुत क्रिटिकली सोचना है। और कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, एक्सीलेंस के लिए अपना कमिटमेंट नहीं छोड़ना है। अगर ये चारों चीजें हमारे अंदर हैं, क्यूरियोसिटी, डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग the problem, creative thinking against the problem and commitment to excellence, तो स्कूल में जो इनोवेशन कल्चर है वो चलता रहेगा। What includes innovation practically? Practically innovation में होता क्या है? Emphasis on teamwork, interdisciplinary study, individuality and hands-on learning। ये सारी चीजें हम केवीएस में भी कराते रहते हैं। आप यहाँ एक देख सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कई सारे बच्चे मिलके कर रहे हैं, और ये हम स्कूलों में अक्सर इस तरह की एक्टिविटीज कराते रहते हैं। तो मुझे लगता है इस पे डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कल्चर ऑफ इनोवेशन इन स्कूल। हमारे स्कूल में जो कल्चर ऑफ इनोवेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लर्नर्स हैं उनको हम क्रिटिकल थिंकर बनाएं, क्रिएटिव थिंकर बनाएं, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं, उनको कोलैबोरेशन में बिलीव यानी टीम वर्क में विश्वास दिलाएं, और उनका जो मोरल हो, सेल्फ स्टीम हो, वो हाई लेवल का हो, और वो स्ट्रेस और एंजाइटी से फ्री हो। इस तरह की बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए कल्चर ऑफ इनोवेशन की हमारे स्कूल में जरूरत है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, अभी हम उधर बातें कर रहे थे इनोवेशन का, एक का जो थिंकिंग है मेन पार्ट है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? यहाँ पे शॉर्टकट हम बात कर लेते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ डायरेक्टेड खुद सोचना है, सेल्फ मोटिवेटेड,
ये किसी के मजबूर करने से कोई नहीं सोचेगा। थिंकिंग सेल्फ मोटिवेटेड होती है एंड सेल्फ करेक्टिव थिंकिंग होती है। तो थिंकिंग की ये जो 3 प्रॉपर्टी हैं, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ करेक्टिव, यही बताती हैं कि थिंकिंग हमें खुद करनी है, कितनी क्रिटिकल होगी, कितना डीप में हम सोचते हैं, वो बातें हैं। और एक थोड़ा डिटेल डेफिनेशन यहाँ पे है, थोड़ा हमें ज्यादा समझ में आएगा अगर इसको हम बात करते हैं तो। क्रिटिकल थिंकिंग इज द इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड स्किलफुली conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing and evaluating information. अभी इंफॉर्मेशन कहां से आई है? गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, रीजनिंग और कम्युनिकेशन। इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग एक कॉन्सेप्ट को क्रिएट करती है, कहीं अप्लाई करती है, उसको एनालाइज करती है, सिंथेसिस करती है, उसका इवेलुएट करती है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, कहां से आई थी? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से, रिफ्लेक्शन से, रीजनिंग से, ये सारी चीजें ही इसके अंदर आती हैं थिंकिंग के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग, इसकी भी हम बार बार बात करते आ रहे हैं। एक प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेज हैं। एक तो प्रिपरेशन है, हमें प्रिपरेशन है जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इनक्यूबेशन है जिसमें हम अपने माइंड को अलाउ करते हैं कि वो इस इंफॉर्मेशन की एनालिसिस करे, उसकी डाटा को देखे क्या है, उस पर सोचे, उस पर विचार करे, रिलेट करे। और इल्यूमिनेशन, ये एक वो है ना, आहा मोमेंट होता है जब हमारे अंदर कोई आइडिया आ जाता है, जब हम उसमें सोचते हैं, अपने माइंड को घुमाते हैं, अपने माइंड को लगाते हैं, सोचते हैं, तो एक आइडिया आता है हमारे अंदर और फिर उसको हम वेरीफाई करते हैं और सही है तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं क्रिएटिव थिंकिंग के। और क्रिएटिव थिंकिंग की यहाँ एक डेफिनेशन है और हमें लग रहा है जो उधर हमने डिस्कस कर लिया है उसी से रिलेटेड है। शॉर्टकट में बता देता हूँ। क्रिएटिव थिंकिंग इज द थिंकिंग दैट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू अप्लाई देयर इमेजिनेशन टू जनरेट आइडियाज, क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। ये क्रिएटिव थिंकिंग इनेबल करती है स्टूडेंट को, जो अप्लाई करता है किसमें? अपने इमेजिनेशन, किस लिए? आइडिया जनरेट करने के लिए, क्वेश्चंस बनाने के लिए, हाइपोथेसिस क्रिएट करने के लिए, जो रिसर्च में काम आती है। एक्सपेरिमेंटिंग विद अल्टरनेटिव्स एंड टू इवैल्यूएटिंग देयर ओन एंड पीयर्स आइडियाज एंड फाइनल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। अब आइडिया क्या होता है, शॉर्टकट हम बता देते हैं। आइडिया के बारे में यहाँ काफी कुछ डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन शॉर्टकट हम बता रहे हैं कि आइडिया इज अ प्लान। आइडिया का एक प्लान है, थॉट है, सजेशन है, स्पेशली अबाउट व्हाट टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए एक प्लान है, योजना है, विचार है, सुझाव है किसी एक विशेष सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन कल्चर इन स्कूल। स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? अभी तक इतना डिस्कशन के बाद हमें लग रहा है हम समझ गए होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च कर सकेंगे, इसमें हेल्प मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने यूनिकनेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। दे कैन एक्सप्रेस वन सेल्फ, उन्हें सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनका स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा उनका। डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनोवेशन कल्चर हमारे स्कूल में है तो उससे बच्चों के अंदर एक डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी। फीलिंग ऑफ प्राइड ऑन अकम्प्लिशमेंट्स, जो भी उनकी सफलताएं होंगी और जो भी उनको अच्छी बातें वो कर पाएंगे, उसका उन्हें गर्व होगा, प्राइड होगा। और ये जो स्कूल के हमारे बच्चे हैं ग्लोबल लर्नर बनेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदे हैं। इसलिए इनोवेशन ऑफ कल्चर हमारे स्कूल में होना ही चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन इन स्कूल। स्कूल में टीचर्स की हम बात करें तो टीचर्स को भी बहुत सारे फायदा होते हैं। अगर टीचर इनोवेटिव है तो अपने जॉब से कभी बोर नहीं होता है, जॉब से सेटिस्फाई रहता है। अदरवाइज बोर होगा और बाद में धीरे धीरे परेशानी होगी और परेशान हो जाएगा जॉब से। फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डिफरेंट सिचुएशंस। अगर इनोवेटिव एटमॉस्फेयर है स्कूल में तो जो भी सिचुएशंस आएंगे उसमें हमारी अप्रोच फ्लेक्सिबल होगी, बिल्कुल रिजिड नहीं होंगे हम।
TLO अचीव करने में, टीचिंग लर्निंग जो आउटकम्स है उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में हेल्प मिलेगी। अगर हम अच्छे से इनोवेटिव वे में पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस वगैरह पे भी असर पड़ेगा। एक कोलैबोरेशन में हेल्प मिलेगी, सेल्फ मोटिवेशन, इनका भी स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो टीचर्स को भी हेल्प करेंगे। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन इन स्कूल से हमारे नेशन को क्या मिलेगा, हमारे राष्ट्र को क्या मिलेगा, तो यहाँ भी बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। अगर हमारी क्लास, हमारा स्कूल कल्चर ऑफ इनोवेशन से भरा हुआ है, ऐसा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, तो इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। इंक्रीज द रेट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, जो रिसर्च और इनोवेशन का रेट है हमारी कंट्री का ऑल ओवर